Welcome to GS College of Commerce वर्धा. I am Assistant Professor अमोल पाटिल. Welcome you all. So आज हम डिस्कस करने वाले हैं सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंट, टॉपिक फायर इंश्योरेंस क्लेम, बीकॉम 6 सेम के लिए. तो सबसे पहले फायर इंश्योरेंस क्लेम क्या होता है? व्हाट इज द फायर इंश्योरेंस क्लेम? व्हेन द गुड्स आर डिस्ट्रॉयड बाय फायर वी नीड टू फाइंड आउट स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर टू प्रेजेंट इट टू इंश्योरेंस कंपनी फॉर क्लेम. इसका मतलब हमने बताया है कि जब हमारे पास कोई भी स्टॉक या गोडाउन में फायर होती है तो उस समय हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि इंश्योरेंस कंपनी में कितना क्लेम करना है, हमारे पास जो गुड्स थे कितने स्टॉक का हमारा लॉस होगा है, ये फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली हम फायर इंश्योरेंस क्लेम को पढ़ते हैं. तो सबसे पहले मैं यही आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ कि फायर इंश्योरेंस क्लेम होता क्या है. तो जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं कि देखो यहाँ पर हमारा एक बिजनेस है, यहाँ पर हमारा क्या है, बिजनेस बना हुआ है. इस बिजनेस के अंदर अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया, फायर हो गया. यहाँ पर क्या हो गया, फायर हो गया हमारा 31 मार्च 31 या कोई भी डेट ले लो 22/2021 जो डेट थी किस डेट को फायर हो गया, 2021. ठीक है. इसका मतलब 20 फरवरी को हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया. इस लॉस के अंदर जो हमारे पास गोडाउन था, उस गोडाउन के अंदर हमारे पास कितना स्टॉक या गुड्स अवेलेबल था ये हमें नहीं पता है, क्योंकि स्टॉक में फायर होने के बाद हमारे पास का जो स्टॉक था, हमारे पास की जो किताबें थी वो क्या हो गई, उस बिजनेस के अंदर पूरी की पूरी जल के रख. अभी हमको यहाँ पर निकालना है कि हमें क्या करना है, इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम करना है कि हमारे जो गुड्स थे, हमारे जो स्टॉक थे वो कितने का था और उसको हम यहाँ पर किस नाम से बुलाते हैं. ये सब हम आज के ये टॉपिक में पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहले आप सभी को कॉन्सेप्ट समझ गया होगा कि क्या होगा है कि हमारे बिजनेस में कोई भी डेट हो, जो 1 ईयर की कोई भी डेट, अब लॉस जो कुछ के थोड़े होंगे आपको कि नहीं 31 मार्च को ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है. लॉस हमारा कभी भी फायर कभी भी लग सकती है. तो उस डेट में जो भी हमारा ड्यूरेशन रहेगा, जिस मतलब 31 अप्रैल से लेकर ऑन द डेट ऑफ फायर का जो भी ड्यूरेशन रहेगा, उस ड्यूरेशन के अंदर हमें इंश्योरेंस क्लेम का जो क्लेम रहेगा उसको हम निकालते हैं. तो सबसे पहले इसके कुछ स्टेप होते हैं, तो वो स्टेप हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहले यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनाया है तो क्या है, परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स. हमें क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट के परसेंटेज से निकालना है सेल्स का. अभी आप बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट के परसेंटेज क्यों निकाले, तो हम यहाँ पर अज्यूम करने वाले हैं कि पिछले प्रीवियस ईयर में जो भी हमारे पास प्रॉफिट हो गया, इस साल भी या ड्यूरेशन में भी हम उतना ही प्रॉफिट क्या करने वाले हैं, कमाने वाले हैं, या उतना ही प्रॉफिट अर्न करने वाले हैं. ये सोच के हम क्या करेंगे, सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट जो भी गिवन रहेगा, अगर 1 ईयर का गिवन रहेगा तो 1 ईयर का लेंगे, अगर 1 ईयर का गिवन नहीं रहेगा 2 या 3 ईयर का अगर गिवन होता है तो हम वहाँ पर एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे. तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जो भी है उसके परसेंटेज निकालने हैं, किसके, ग्रॉस प्रॉफिट के. और ग्रॉस प्रॉफिट के परसेंटेज हमेशा किस पर निकालते हैं, सेल्स के अमाउंट पर. जैसे कि हमने बोला कि प्रीवियस ईयर में हमने टोटल 25,000 प्रॉफिट कमाया था, टोटल सेल्स था हमारा 1 लाख, तो हमने इंटू 100 कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25%. तो हमारे जो ग्रॉस प्रॉफिट का रेशो था वो कितना मिल गया हमें, 25% हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशो मिल गया. ठीक है, उसको बोलेंगे हम परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट. अभी ये जो परसेंटेज हमने निकाले वो किस लिए निकाले, ग्रॉस प्रॉफिट के परसेंटेज निकालने की जरूरत क्या है, तो उसका आंसर यहाँ पर मिलने वाला है. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे. अभी ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब यह है कि एक ड्यूरेशन फिक्स नहीं है, कभी 4 मंथ का बनेगा, कभी 3 मंथ का बनेगा, कभी 2 मंथ का बनेगा, कभी 9 मंथ का बनेगा, कभी 10 मंथ का बनेगा. ठीक है, बीच में क्यों बना रहे हैं, क्योंकि जो ईयर था उस ईयर के अंदर हमारे पास क्या होगी, फायर हो गया. फायर होने के कारण हमारे जो गुड्स जल के राख हो गए, हमारे पास के जो गुड्स गए थे उसको हमें फाइंड आउट करना है. उसको फाइंड आउट करने के लिए हम उसी दिन जिस दिन हमारा गुड्स
स्टॉक जो रहेगा क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उस डिस्ट्रॉय होने के दिन तक का हम क्या निकालेंगे, एक ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे और उस ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हम निकालेंगे कि स्टॉक ऑन द फायर, ऑन द डेट ऑफ फायर कितना था, ये हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमें मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट कैसे रहेगा, इसका कुछ छोटा सा प्रोफार्मास मैं यहाँ पर आपको बना के देता हूँ, इसको गौर से सुनिए और ध्यान में रखिए। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट है, यहाँ पर क्या बनेगा, ट्रेडिंग अकाउंट। ये पर्टिकुलर ईयर का नहीं बनेगा, मतलब यहाँ पर फॉर द ईयर एंडेड हम नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये जो मेमोरेंडम, इसको बोलेंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, ये जो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनने वाला है ये पर्टिकुलर ईयर का नहीं बनता, ठीक है। वो उसी ड्यूरेशन का बनता है जिस ड्यूरेशन में 1 अप्रैल से लेकर जिस ड्यूरेशन, मतलब जहाँ पर आपकी आग फायर का डिस्ट्रॉय होगा वो डेट तक यहाँ पर क्या बनेगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिखते हैं। तो 1 अप्रैल जो 1 अप्रैल रहेंगे 2, जिस दिन हमारा फायर रहेगा उस दिन फायर की डेट यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। पर्टिकुलर डेबिट अमाउंट, पर्टिकुलर क्रेडिट अमाउंट, यहाँ पर हम इस तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट शो करते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ये साल हमने प्रीवियस ईयर में, उसके प्रीवियस ईयर में क्या बनाया है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है। तो उस ट्रेडिंग अकाउंट में हमें ग्रॉस पहला जो स्टॉक है ओपनिंग स्टॉक वो वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर क्या क्या बनता है, ओपनिंग स्टॉक बनता है। इसका मतलब हमने जो ईयर में फायर हुआ उसके पहले एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाया होगा, ठीक है। और उस ट्रेडिंग अकाउंट में हमने ग्रॉस प्रॉफिट वहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक गिवन रहेगा, क्या गिवन रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक। वो क्लोजिंग स्टॉक हमारा इस समय यहाँ पर क्या बनेगा, ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ पे लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक गिवन बाय प्रीवियस ईयर ट्रेडिंग अकाउंट। कहाँ से लिया हमने, जो प्रीवियस ईयर में हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था। दूसरा परचेस हमें गिवन रहेगा एग्जाम्पल में कि इतना इतना परचेस हमने जिस दिन से, मतलब ईयर स्टार्टिंग से लेकर जिस दिन स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर हुआ उस डेट तक हमारे पास इतना परचेस हुआ, ठीक है। उसके बाद इतना सेल्स है, यहाँ पे हम निकालेंगे सेल्स अमाउंट। यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, सेल्स अमाउंट हमें कहाँ पर गिवन रहेगी, क्वेश्चन में गिवन रहेंगे। और यहाँ पर हम निकालेंगे अगर कुछ एक्सपेंसेस गिवन होते हैं तो वो भी लिख लेंगे, एक्सपेंसेस ऑन परचेस। परचेस पर के एक्सपेंसेस यहाँ पर आ जाते हैं, जैसे कि वेजेस हो गए, फैक्ट्री एक्सपेंसेस हो गए, जो भी एक्सपेंसेस हमें मिलेंगे। तो यहाँ पे हम निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। अभी जो ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास गिवन रहेगा, हमने जो यहाँ पे परसेंटेज निकाले हैं वही परसेंटेज को हम एज इट इज रख के यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट की पहले अमाउंट निकालेंगे। पहले हम क्या निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट निकालेंगे। किस बेस पर, सेल्स की बेस पर। यहाँ पे सेल्स को बेस मानकर परसेंटेज ऑफ सेल्स में जो भी ग्रॉस प्रॉफिट के परसेंटेज यहाँ पर गिवन है, अजम्पशन करेंगे कि इस ईयर भी उतनी ही ग्रॉस प्रॉफिट हमें मिलेगा, इसीलिए ग्रॉस प्रॉफिट इस सेल्स से हम ग्रॉस प्रॉफिट के परसेंटेज निकालें। जैसे कि यहाँ पर देखा था हमने 1 लाख पर हमारे पास कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ था, 25,000 हुआ था। तो यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो सेल्स था वो कितना है, 50,000। तो हमारे पास जो ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा, 12,500। क्योंकि 50,000 के 25%, 50,000 के 25% हमें क्या निकालना पड़ता है, 55,000 के 25% हमें क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। या तो जो परसेंटेज हमें, इसीलिए हम पहला जो काम करेंगे वो कौन सा, परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट के परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे टू सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दो बातें डिस्कस की। सबसे पहली बात क्या हमने क्या कर दिया, प्रीवियस ईयर को जो भी इंफॉर्मेशन गिवन थी उसमें से हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दिया, ठीक है। दूसरे केस में हमने क्या कर दिया, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना दिया। किस बेस से, जो हमें इंफॉर्मेशन एग्जाम्पल में गिवन थी, एक ही इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं रहेगी, जहाँ पे हम बैलेंसिंग फिगर के साथ निकालेंगे। वो क्या रहेगा, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर निकालेंगे बैलेंसिंग फिगर्स। जो भी बैलेंसिंग बचेगा, जो भी बैलेंस बचेगा वहाँ से हम क्या करेंगे, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ। यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट हम किस लिए तैयार करते थे, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए। यहाँ मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट किस लिए तैयार किया, कि स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, जिस दिन हमारे पास फायर हुआ था, डिस्ट्रॉय हुआ था, उस डिस्ट्रॉय में हमारे पास स्टॉक कितना अवेलेबल था, हाउ मच अमाउंट ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर।
ठीक है, ये हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया। अब ये कैलकुलेट करने के बाद तीसरी जो स्टेप हमारे पास बनती है स्टेटमेंट ऑफ क्लेम। तो यहाँ पे हम निकालेंगे कि हमारे पास कितना स्टॉक था और हमारे पास कितना सॉल्वेज हो गया। ठीक है, सॉल्वेज का मीनिंग होता है सेव्ड स्टॉक, सेव हो गया हमारे पास। जैसे कि फायर हुआ था, फायर होने के बाद हमने क्या कर दिया, आने के बाद स्टॉक को जो भी फायर था उसको बुझाने की कोशिश की, तो कुछ जो स्टॉक था वो बचा हुआ था, उसको हम कहेंगे यहाँ पे सॉल्वेज स्टॉक। क्या बोलेंगे उसको? सॉल्वेज स्टॉक। ठीक है, इसका मतलब जो जिस दिन फायर हुआ था उस दिन जो भी स्टॉक हमारे पास अवेलेबल था, इसका मतलब फायर में नहीं जला। ठीक है, बचा हुआ जो स्टॉक था उसको हम बोलेंगे सॉल्वेज स्टॉक। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, पहले स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर निकाला, कहाँ से? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट से। उसके बाद सॉल्वेज स्टॉक को माइनस करने के बाद यहाँ पर हम निकालेंगे लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा लॉस ऑफ स्टॉक। अभी ये जो लॉस ऑफ स्टॉक हमारे पास रहेगा उसमें हमें निकालना है कि कितने का इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम करना है और कितने का नहीं। तो यहाँ पर हम 4th पॉइंट पे आ जाएंगे, अमाउंट ऑफ क्लेम। तो अमाउंट ऑफ क्लेम करने से पहले यहाँ पर दो सिचुएशन हमारे पास गिवन रहेगी। हम जब इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम करेंगे, अमाउंट ऑफ क्लेम करेंगे, तो यहाँ पे दो सिचुएशन हमारे पास है। पहली सिचुएशन है इफ पॉलिसी अमाउंट इज मोर देन स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। यहाँ पर क्या गिवन है? मोर देन का मीनिंग जिस दिन हमारा फायर हुआ था वो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर से हमारी पॉलिसी क्या है? हमारी पॉलिसी क्या है? कम, ज़्यादा है। ठीक है, पॉलिसी ज़्यादा है और स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर हमारे पास कम है। इसका मतलब हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि पॉलिसी हमने निकाली 50,000 की और हमारे पास जो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर था वो था 40,000। इसका मतलब पूरा अमाउंट यहाँ पे कवर हो गई, पूरी अमाउंट यहाँ पर कवर हो गई। तो इस केस में जो भी अमाउंट ऑफ क्लेम रहेगा वो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर है। ठीक है, ये बात हमेशा समझ लो कि जब भी हम फायर इंश्योरेंस का कैलकुलेशन करते हैं तो सबसे पहले पॉलिसी की अमाउंट देखिए। अगर पॉलिसी की अमाउंट जब आपका स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर से क्या है? मोर देन है, ज़्यादा है, तो हमारे पास जो भी स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर निकलेगा सबका क्लेम हमें मिल जाएगा, वो क्लेम एडमिटेड हो जाएगा। तो इसीलिए हम अमाउंट ऑफ क्लेम निकालेंगे। क्या? जो भी हमारे पास स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर था वही हो गया लॉस ऑफ द स्टॉक बाय फायर था, वही हमारा क्या हो गया? ये अमाउंट ऑफ क्लेम। ठीक है, दूसरी केस में यहाँ पर क्या गिवन है? इफ पॉलिसी अमाउंट इज लेस देन का मीनिंग कम है, लेस देन स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। तो जो हमारी पॉलिसी की अमाउंट थी स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर से क्या थी? लेस देन थी, कम थी। इसका मतलब यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि पॉलिसी की अमाउंट हमारे पास 50,000 थी और हमारे पास जो स्टॉक लॉस हो गया था, लॉस की अमाउंट 80,000। कितनी थी? 80,000। इसका मतलब अभी जो स्टॉक की अमाउंट हमारे पास मिली वो कितनी है? 80,000 और हमारे पास जो पॉलिसी थी वो कितनी थी? 50,000 की। उसमें से अब कुछ गुड्स सॉल्वेज हो गए, सॉल्वेज का मीनिंग कुछ बच गए। तो आप ये नहीं बोल सकते कि 50,000 के जो पॉलिसी थी उसमें हमारे उतनी हमको क्या मिल जाएगा? अमाउंट क्लेम मिल जाएगा और बाकी अगर टोटल 80,000 का, इसका मतलब यहाँ पर एक एवरेज क्लॉज का फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, वो कैसे? तो एवरेज क्लॉज का मीनिंग ये रहेगा कि जो भी आपके गुड्स फायर हो गए, मान के चलो कि आपके गुड्स कितने थे? टोटल लॉस ऑन द डेट ऑफ फायर हो गया कि उस दिन हमारा लॉस हो गया टोटल 80,000। इंश्योरेंस कंपनी के पास कितने का लॉस था? पॉलिसी थी, इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी कितने की थी? 50,000। लॉस ऑन द डेट ऑफ फायर कितना था? 80,000 और हमारे पास सॉल्वेज गुड्स थे 10,000। अभी 10,000 जो सॉल्वेज गुड्स थे, आप ये नहीं बोल सकते कि जो हमारे पास गुड्स सॉल्वेज हो गए थे ये उसका इंश्योरेंस नहीं था। ठीक है, जो गुड्स 10,000 थे उसमें भी आपके इंश्योरेंस की अमाउंट इंक्लूड थी और कुछ ऐसे गुड्स होंगे कि जो पॉलिसी में इंक्लूड कर रहे थे। तो इस समय हमारे पास क्या करना पड़ता? अमाउंट ऑफ क्लेम निकालने के लिए एवरेज क्लॉज का फॉर्मूला यूज करना पड़ता और वो एवरेज क्लॉज का फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ क्लेम इज इक्वल टू लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर डिवाइडेड बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर इनटू पॉलिसी अमाउंट। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर हम निकालेंगे कि टोटल पॉलिसी कितनी थी हमारे पास? 50,000। टोटल हमारे पास जो गुड्स थे कितने थे? स्टॉक ऑन द डेट ऑफ मतलब लॉस ऑन द डेट ऑफ फायर कितना था? 50,000। ठीक है,
लॉस हो गया और हमारे पास टोटल जिस दिन लॉस हुआ उस दिन के गुड्स हमारे पास थे टोटल 1 लाख। टोटल कितने थे 1 लाख, ठीक है। इसका मतलब टोटल हमारे पास कितना स्टॉक अवेलेबल था जिस दिन लॉस हुआ उस दिन 1 लाख। उसमें से सॉल्वेज कितना था 20,000 के गुड सॉल्वेज होंगे ना, तभी तो हमारा 80,000 का लॉस आ गया, तभी तो हमारा 80,000 का लॉस आ गया। लॉस कितना है 80,000। टोटल अमाउंट कितनी है स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर के वक्त, टोटल कितनी है 1 लाख और हमारी पॉलिसी कितने की है 50,000 की। इस केस में एवरेज क्लॉज के फार्मूले के हिसाब से हमारे पास जो इंश्योरेंस क्लेम आएगा, अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम आएगा, फार्मूले में जो अमाउंट पुट अप करेंगे तो सबसे पहले लॉस ऑन द स्टॉक अमाउंट टोटल है 80,000, गिवन है 80,000। स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, जिस दिन हमारे पास फायर आग लगी थी उस समय हमारे पास कितना स्टॉक अवेलेबल था 1 लाख, तो यहाँ पे हम निकालेंगे 1 लाख, डिवाइडेड में आएगा 1 लाख इनटू पॉलिसी कितने की है 50,000, पॉलिसी कितनी की है 50,000 की। अगर ये आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 40, आंसर कितना आ जाएगा 40,000, ओके। 50 टोटल आंसर कितना आ जाएगा 40,000। ये हो गया हमारा अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम की पॉलिसी। समझ में आया क्या करना था। अगर पॉलिसी कम होती है, पॉलिसी ज्यादा होती है तो क्या करेंगे, जो भी हमारे पास लॉस निकला है, लॉस ऑन डेट ऑफ फायर जो निकला है वो टोटल अमाउंट हो जाएगी हमारे क्या अमाउंट ऑफ क्लेम। बट अगर वो ज्यादा पॉलिसी कम है और लॉस ऑन द डेट ऑफ फायर अगर ज्यादा निकलता है तो उस केस में हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, उसको एवरेज क्लॉज में क्लब करेंगे और उसके बाद ये फार्मूले के हिसाब से हम उसके अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ऐसे कल से हम एग्जाम्पल को स्टार्ट करेंगे। ये जो आज का टॉपिक था बेसिक टॉपिक था, इसमें हमें कितने स्टेप है टोटल 4 स्टेप। नंबर 1 परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, नंबर 2 मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, नंबर 3 यहाँ पर निकालेंगे लॉस ऑफ द स्टॉक बाय फायर, नंबर 4 अमाउंट ऑफ क्लेम, ठीक है। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, बाकी का हम कल देखेंगे, एग्जाम्पल से अच्छे से समझ लेंगे। तो कंटिन्यू कीजिए, एग्जाम्पल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।